नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तदेव आईएएस अकेडमी में। और हम एंशिएंट वाले पार्ट को खत्म करने यानी प्राचीन भारत के पार्ट को हम खत्म किए हैं। इसके बाद हम मध्यकालीन भारत में पहुंच रहे हैं। ठीक है, मध्यकालीन भारत का ये पार्ट शुरू हो रहा है और इसमें हम पिछले 25 वर्षों के जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल है यूपीएससी सीएसई में, यूपीएससी सीएसई यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, तो वहाँ पे 25 वर्षों में पूछे गए सवाल उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 1995 से लेकर 2019 तक के। ठीक है, 1995 से लेकर 2019 तक के जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये बहुत ही लंबी सीरीज चलने वाली है। लंबी मतलब आपको बहुत ही छोटे वीडियोस मिलेंगे और लंबे यहाँ पे नंबर ऑफ लेक्चर यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे। तो इस प्रकार से ये सीरीज चलेगी और जिस प्रकार हमने प्राचीन भारत का कंप्लीट किया है वैसे ही हम यहाँ पे मध्यकालीन भारत कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपको एक लेक्चर मिल जाएगा जो कि आपको 2.5 से 3 घंटे के आसपास का रहेगा। उसमें आप यदि एक लेक्चर में कंप्लीट करना चाहते हैं तो सबसे लास्ट में एक लेक्चर मिल जाएगा। और यदि आप पार्ट्स में कंप्लीट करना चाहते हैं डेली बेसिस पे तो यहाँ पे 10 प्रश्न हम यहाँ पे लेते हैं। 10 प्रश्न के अनुसार यहाँ पे जो भी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे हम उनको 10 प्रश्न के अंदर में लेंगे और उसके आगे लेक्चर्स आएंगे, फिर और आगे, फिर इस प्रकार सीरीज चलेगी और लास्ट में एक लेक्चर आ जाएगा 2.5 से 3 घंटे का। ठीक है, तो इस प्रकार ये चलने वाली है सीरीज। तो चलिए हम पहले प्रश्न पर आते हैं मध्यकालीन भारत के। पहला सवाल ये है, चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। चित्रकला की जो मुगल कला है वो भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। ठीक है, ये कथन है और ये एक बहुत सत्य बात भी है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? किस कला पे? यहाँ पे ऑप्शन है पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा और कालीघाट। 1995 में पूछा गया सवाल है, तो इसका आंसर है डी कालीघाट। ठीक है, डी ये कालीघाट। हम देखते हैं इसके उत्तर में क्या है डिस्क्रिप्शन में। कालीघाट चित्रकला का क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कालीघाट चित्रकला का क्षेत्र कहाँ पे? पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, जो मुगल शासकों के नियंत्रण में कम समय तक था। अतः इस कला पर मुगलों का प्रभाव नहीं आ सका, जबकि पहाड़ी, राजस्थानी और कांगड़ा चित्रकला पर मुगल कला का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि इन पर प्रभाव पड़ा है। ऑप्शन है डी कालीघाट। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? 1995 में पूछे गया सवाल है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं ज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर, जीमूतवाहन। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें बताना सही कौन से है? 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4, 1 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है सी। ठीक है, सी 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। ज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमूतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। ये राजशेखर जी नहीं थे, राजशेखर यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे सही कौन सा? 1, 2 और 4। देखते हैं इसके डिस्कशन में और क्या है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ज्ञानेश्वर, हिमाद्री एवं जीमूतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। और ज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका मिताक्षरा तथा जीमूतवाहन ने भी याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका दायभाग नाम से लिखा और हिमाद्री ने मनुस्मृति पर टीका लिखा। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी नामक नाटक की रचना की। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है? शेर शाह का मकबरा सासाराम, जामा मस्जिद दिल्ली, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली, गोल गुंबद बीजापुर। 1995 में पूछेगा सवाल है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है डी बीजापुर। बीजापुर वाला जो आंसर है गोल गुंबद बीजापुर। बीजापुर का गोल गुंबद संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है। यह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। अगला प्रश्न यहाँ पे, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में और मराठा प्रशासन में। 1995 में पूछा गया सवाल है, तो आंसर इसका डी मराठा प्रशासन में। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद मराठा प्रशासन में थी। शासन कार्यों में सहायता के लिए शिवाजी ने इसका निर्माण किया था। ये मंत्री शिवाजी के सचिव के रूप में कार्य करते थे और इनकी भूमिका मात्र सलाहकार की थी। इसके लिए इसका आंसर डी। ठीक है, चौथे प्रश्न का आंसर यहाँ पे डी मराठा प्रशासन में थे। अगला सवाल यहाँ पे मानचित्र पर संबंधित है। मानचित्र यहाँ पे दिया गया भारत का और यहाँ पे मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग
मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? मतलब इस प्रकार का मार्ग का अनुसरण किसने अपने सैन्य अभियानों में किया था? ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये जो मार्ग है वो किस प्रकार है। देवगिरी, वारंगल, होलसाल, मालाबार, मदुरई और रामेश्वर। ठीक है, रामेश्वरम, रामेश्वरम। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार ये क्रम है इसका, ये जो क्रम यहाँ पे दिया गया है इस पर देवगिरी, वारंगल, होयसाल, मालाबार, मदुरई और रामेश्वरम। ठीक है, तो इस पथ का अनुसरण किसने किया, इस मार्ग का अनुसरण किसने किया था सैन्य अभियानों के लिए? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजेंद्र चोल या मलिक काफूर? किसने किया था? तो ये किया था मलिक काफूर ने। आंसर इसका डी, ऑप्शन है क्या इसका डी। ठीक है, देखते हैं क्यों। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में मलिक काफूर ने किया था। मलिक काफूर ने किया, और मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। दक्षिण विजय के क्रम में देवगिरी, वारंगल, होयसल, मालाबार व मदुरई को विजित करते हुए यह रामेश्वरम तक पहुंचा था, रामेश्वरम पहुंच गया। तो इस प्रकार इस मार्ग का इसने अनुसरण किया, किसने? मलिक काफूर ने। आंसर है डी। अगला सवाल यहाँ पे, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। 1996 में पूछेगा सवाल है। राजपूतों में से जातिच्युत लोगों को इंगित करने के लिए, वैदिक कर्मकांडों के त्याग को इंगित करने के लिए, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए, संस्कृतेतर छंदों को इंगित करने के लिए। इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी। कुछ भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। देखते हैं यहाँ पे और क्या है इसके डिस्कशन में। मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए होता था। सर्वप्रथम व्यास ने शब्द संस्कार से हीन शब्दों के लिए अपभ्रंश नाम दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। नस्तालीक है, नस्तालीक क्या है? 1996 में पूछेगा सवाल है। एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, एक राग जिसकी रचना तानसेन ने की थी, मुगल शासकों के द्वारा उद्ग्रहित एक उपकर, उलेमाओं के लिए एक आचार संहिता। तो इसका आंसर है ए। इसका आंसर है कौन सा? ए। एक फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, और यह उर्दू की पारंपरिक लिपि थी। उर्दू की ये पारंपरिक लिपि थी। ठीक है, अगला सवाल। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है मुइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद गैसुद्दौला, शाह आलम बुखारी। तो संगीत का संबंध किससे था? तो ये है ऑप्शन है इसका ए, मुइनुद्दीन चिश्ती जी। ठीक है, मुइनुद्दीन चिश्ती, इसका ऑप्शन है ए। सही आंसर है ए। 1996 में पूछेगा सवाल है। और देखते हैं इसके बारे में डिस्कशन में। भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 1146 से 1236 इन्होंने की, और इन्होंने अजमेर में खानकाह की स्थापना की। ये संगीत को महत्व देते थे। इनका मानना था कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन है। तो ऑप्शन में यही था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन है। तो यहाँ पे संगीत से संबंधित कौन है? ये है मुइनुद्दीन चिश्ती, जो कि इस प्रकार की विचारधारा रखते थे। अगला सवाल है। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। 1996 में पूछेगा सवाल है। तो मुगल चित्रकला जहांगीर के राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। किसके राज्यकाल में? जहांगीर के। ठीक है, जहांगीर ने स्वयं चित्रकला में रुचि ली एवं कई चित्रकारों को प्रश्रय दिया। ठीक है, उत्साहवर्धन वगैरह किया और प्रश्रय वगैरह दिए, इस प्रकार की चीजें यहाँ पे किया जहांगीर ने। ठीक है, अगला सवाल। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खासतौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि सेना में भर्ती की जा सके, राजस्व संग्रह में सुविधा हो, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो और साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। 1996 में पूछेगा सवाल है। तो ये क्या थी? तो हम देखते हैं इसका ऑप्शन है डी, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। ठीक है, इसके डिस्कशन के बारे में देखते हैं। मनसबदारी प्रथा 1575 में अस्तित्व में आई। मनसब शब्द का अरबी भाषा में अर्थ पद होता है। क्या होता है? पद। मनसब मतलब होता है पद। ठीक है, पोजीशन।
अकबर द्वारा आरंभ की गई इस व्यवस्था में दिए गए पद को मनसब तथा प्राप्त करने वाले को मनसबदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मनसबदार। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका आंसर है डी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे 10 समाप्त होते हैं और मध्यकालीन भारत के ये पहले 10 प्रश्न है। इसके बाद और सीरीज में आते रहेंगे और जब खत्म होगी तो इसका एक मास्टर वीडियो आ जाएगा, यानी जो एक लास्ट वीडियो रहेगा वो आ जाएगा, ताकि आप इन सारे लेक्चर्स को एक साथ देख सकें। ठीक है, इससे पहले जो प्राचीन भारत का एक कंप्लीट वीडियो डल चुका है, जो प्राचीन भारत संबंधित पिछले वर्षों के पूछे गए सवाल है वो वहाँ पे आपको एक साथ मिल जाएंगे। लगभग 2.5 घंटे के आसपास का ये लेक्चर रहेगा, उसमें आप ये देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप ये लेक्चर एंजॉय कर रहे हैं, ये सीरीज एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से आप इसको शेयर भी करेंगे यदि आपको पसंद आ रही हो। और चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे अपडेट हो रही जो भी अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिल सके नोटिफिकेशन के रूप में, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, तो इस प्रकार हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।